अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। पाकिस्तान के लिए IMF से कर्जों का हुसूल हमेशा से ही एक मसला रहा है। गुज़िश्ता 15 साल से हर हुकूमत को IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा। बार बार कर्जों से मईशत चलाने के बावजूद पाकिस्तान में इस्लाहात नहीं हो पा रही। यही वजह है कि IMF की शराइत भी सख्त से सख्त होती गई। अब ताज़ा इत्तलात के मुताबिक IMF पाकिस्तान से तनख्वाहदार और कारोबारी अफराद के लिए काबिल टैक्स आमदनी की ज़्यादा से ज़्यादा हद कम करने का मुतालबा कर रहा है। अगर हुकूमत IMF की शर्त मानती है तो 3,33,000 माहाना कमाने वालों पर 35% की शरह से टैक्स लगाया जाएगा। IMF की इस शर्त से 51,000 से 1 लाख माहाना कमाने वाले तबका मजीद माशी मुश्किलात में आ जाएगा। इन शराइत के अलावा IMF ये मुतालबा भी कर रहा है कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी पर टैक्स क्रेडिट खत्म किया जाए। उस्तादों और मुहक्किकीन के लिए भी टैक्स क्रेडिट और अलाउंसेस खत्म करने का मुतालबा किया गया है। IMF की इन शराइत का मकसद 650 अरब रुपए की इजाफी वसूली है। अगर हुकूमत इन शराइत को तस्लीम करती है तो इससे गरीब तबका ही नहीं बल्कि मुतवस्सत तबका भी बुरी तरह से मुतासर होगा। IMF की इन सख्त शराइत के माशी ही नहीं बल्कि सियासी असरात भी हो सकते हैं। शहबाज हुकूमत माशी ही नहीं बल्कि बहुत से सियासी चैलेंजेस में घिरी हुई है। माशी इस्लाहात के लिए होमवर्क और दावे तो बहुत किए जा रहे हैं मगर हुकूमत अब तक ठोस इक़दामात नहीं उठा पा रही। अपनी सियासी मजबूरियों के तहत हुकूमत रिटेलर्स पर सख्ती करने को तैयार नहीं। अगर हुकूमती अखराजात की बात की जाए तो दिसंबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें 4.8 ट्रिलियन से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, जबकि भारत जैसे मुल्क का यूनियन बजट 45 ट्रिलियन भारतीय रुपए है। इसी बजट से भारतीय हुकूमत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की मईशत को चला रही है और भारत के 80 करोड़ से ज़्यादा अफराद को बुनियादी खुराक भी फराहम कर रही है, जबकि बांग्लादेश के 2023 और 24 में अखराजात 7,61,785 करोड़ बांग्लादेशी टका है। आज पूरी दुनिया बांग्लादेश की तरक्की को तस्लीम कर रही है। दूसरी तरफ आज ही की खबर के मुताबिक पाकिस्तान में वज़ीर आज़म हाउस की तज़ीन व आराइश पर 16 करोड़ रुपए से ज़्यादा के अखराजात किए जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में बुनियादी सवाल यही है कि हुकूमत को पाकिस्तान के आम शहरी की माशी मुश्किलात का अंदाज़ा क्यों नहीं हो रहा। क्या इससे जाहिर नहीं हो रहा कि हुकूमत इस एलीट कल्चर को इसलिए नहीं तोड़ पा रही क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों का अपना ताल्लुक अशराफिया से ही है। इसी मौजू पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, इफ्तिखार अहमद, जैगम खान और शहजाद चौधरी। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। IMF की शर्त पाकिस्तानी हुकूमत 650 अरब की वसूली करे। एक मरतबा फिर तनख्वाहदार और कारोबारी अफराद के जेब काटने की तैयारी। हुकूमत आम शहरी की मुश्किलात का एहसास क्यों नहीं कर पा रही है? शहजाद साहिब, क्या यही हल है? क्या इन्हीं को रिफॉर्म्स कहा जाता है? जब दबाव आए उस अवाम की जेब में दोनों हाथों को और अंदर तक डाल के वो सब निकाल लिया जाए जो अवाम की जेब में हो? अच्छा, इसकी वजह यह है कि ये सबसे आसान रास्ता है, इजी वे आउट जिसे कहते हैं। मरे को मारे शाह मदार, ये है उसका वजह। और क्या वजह है इसकी? इसलिए कि हुकूमतें या सोच नहीं रखती या सोचना नहीं चाहती। और इसके बाद कोई इमेजिनेशन, कोई इनोवेशन, कोई प्लानिंग हो किसी तरीके से, यानी चीज़ें तो बहुत सारी हैं। खुद ही हुकूमत शिकायत करती है कि इतना पैसा यहाँ ज़ाया हो गया, इतना पैसा यहाँ ज़ाया हो गया, फलाने ने इतना खा लिया, स्मगलिंग पे इतना जाता है, गंदम में इतना चला जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि उनको अगर चाहें तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका ताल्लुक गवर्नेंस से है। इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि हमने सिर्फ IMF को जवाबदेही नहीं करनी, हमने अपने अवाम को भी जवाबदेही करनी है। इनके मास्टर्स IMF बन चुके हैं, ना कि अवाम पाकिस्तान के। ये वजह है कि अवाम, जो पाकिस्तान के अवाम है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनकी सुनी नहीं जाती, उनका ख्याल नहीं किया जाता। असल में देखिए कहाँ पे बड़े सबसे बड़े खांचे लग रहे हैं इस वक्त। आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसके लिए प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ती है। ये मुश्किल फैसला है। हुकूमत मुश्किल फैसले नहीं करना चाहती। अशराफिया पे टैक्स लगाना, चाहे वो 35% है चाहे 50% है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 55% के करीब टैक्स लगाया जाता है बहुत अमीर तबके के ऊपर। अच्छा, लेकिन वो बहुत मुश्किल फैसले हैं। ये कौन करेगा? इन्हीं लोगों से जिनसे आपने जो इलेक्टेबल्स हैं और जिनसे आपने वोट लेने हैं। हमारी ज़र्री आमदनी के ऊपर टैक्स लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता। हमारे और क्या, जैसा गाड़ियों की बात होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, इनका जिक्र हुआ बारहा हमारे प्रोग्राम के अंदर। ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर देखना चाहिए। कारोबार कितने बड़े हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं, जो बड़े कारोबार हैं उनके ऊपर क्यों टैक्स नहीं लगता? क्यों इकोनॉमी डिजिटाइज नहीं है? क्यों कोई प्लान एग्जिस्ट नहीं करता? अब देखिए 2-2.5 महीने 3 महीने इस हुकूमत को हो चले। इस 2.5-3 माह के अंदर हमें कुछ ना कुछ तो प्लान सामने आना चाहिए था ना। IT वाले क्या सोच रहे हैं, इकोनॉमी कैसे आगे लेके चलनी है,
ये कोई इन मौजूआत पे कोई गुफ्तगू नहीं है हमारे यहाँ। इस वजह से आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा शिगाफ है और IMF को गिरवी रख दिया जाता है हमारा पूरा फाइनेंशियल और इकोनॉमिक प्लानिंग। बजट आने वाला है जो कि जून के अंदर अनाउंस होना चाहिए, और बजट जब आएगा तो 650 अरब का अब चूंकि सोच नहीं है, तरीका नहीं है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी टैक्स लगा दिए जाएंगे। इनकम टैक्स का जिक्र हुआ। इनकम टैक्स हर फर्द जो कि काम करता है पाकिस्तान में, जो अर्न करता है, उसके ऊपर लाजिम होना चाहिए, चाहे वो जीरो इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करे। यानी वो इस काबिल नहीं है कि, लेकिन ये एक कल्चर डेवलप करना है हमने, और बहुत सारे लोग जीरो करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के अवाम बहुत गरीब है और उनको जो नौकरी, छोटी नौकरियां करते हैं, तो ये जो एग्जेम्पशन का काम है इनकम टैक्स या ड्यूटी से या मराहत से, इन चीजों से, ये हरगिज इसको बंद करने की जरूरत है। लेकिन ये बहुत मुश्किल और बहुत बड़े फैसले। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत सर, कैसे ये मुश्किल फैसले हैं कि ये तो लाजिम है सबको रजिस्टर करना है, मगर लोग एतमाद कैसे करें? ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की नाकामी खुद वजीर आजम तस्लीम कर रहे हैं, जिसने सिगरेट, खाद, सीमेंट के कारखानों की पैदावार की मॉनिटरिंग करनी थी। यहाँ तो टैक्स नेट में जाने वालों की मॉनिटरिंग के अंदर इतने घपले हैं, उन लोगों को बाईपास करने का मौका मिलता है, तो किधर से आगाज होगा? हम बार बार नीयत की बात कर देते, इतना ही मुश्किल काम है कि आप किसी एक चीज को, किसी एक निजाम को दुरुस्त करने को ठीक तैयार नहीं यहाँ पर। या तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए, अल्लाह ना करे, और इस तरीके से अगर ऐसे चल नहीं सकता। यानी हम उस लम्हे उस जगह पे पहुंचे हैं। ये अब इन्होंने क्या किया, अब 6 से 8 अरब का और लेंगे, 6 से 8 अरब से अगले 5 साल गुजार लेंगे। ये 6 से 8 अरब का और हमारे ऊपर बोझ आ जाएगा, इनके 5 साल गुजर जाएंगे, उसके बाद कोई इलेक्शन जब होते हैं, नई हुकूमत आएगी, उसके सर पे एक और बोझ पड़ जाएगा। जो कॉन्स्टेंट सफरर्स हैं, जिनके ऊपर मुकम्मल और मुसलसल बोझ पड़ रहा है, वो गरीब आवाम है, और वो आवाम जो मुतवसत तबका भी अब बिल्कुल चीख उसकी निकल चुकी है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये पाकिस्तान का तरीका नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान के अंदर टर्मोइल होगा। पाकिस्तान का जो, मैं किस शोबे में बात करूं, जिस शोबे से आवाज आती है, जहां से बात आती है, ऐसे लगता है जैसे एक खेल हो रहा है, सियासत का खेल हो रहा है, सियासी खेल चल रहे हैं। यानी हम आपस में एक दूसरे के साथ खेल खेल रहे हैं। इस तरह मुल्क चलते हैं, ये तरीका है मुल्क चलाने का। तो मुझे तो यूं लगता है कि ये पॉलिटिकल टर्मोइल के साथ साथ अब एक असल में एक अंदर से टर्मोइल होना चाहिए या होगा, तभी जाके ये जो इशराफिया है इसको मलियामेट किया जाएगा। तभी जाके कोई वो लोग, ऐसे लोग सियासत में आएंगे, ऐसी जगह पोजीशंस में आएंगे जो कि इस मुल्क का और दर्द भी रखते हैं और अवाम का दर्द भी रखते हैं। अवाम में से लोगों को आना पड़ेगा। तो ये तो जो आजकल का माहौल है, इसके अंदर तो मुझे कोई प्लान नजर ही नहीं आता, इंफ्रास्ट्रक्चर का, कनेक्टिविटी का, कोई डिजिटाइज करने का। यानी मैं क्या क्या बताऊं, इसके अंदर तो इतना कुछ करने को है, लेकिन ये मुझे किसी जगह पे कोई इनिशिएटिव नजर नहीं। दुरुस्त हो गया जी। अब सार साहब, ये IMF का एक विश्व सर्कल है। 90 की दहाई में इस कर्ज लेने को बुरी बात समझी जाती थी। खुद नून लीग फखर से कहती थी कि भीख का कटोरा तोड़ा या कशकोल को तोड़ दिया है। अब कर्ज लेना एक सियासी कामयाबी बनता जा रहा है हमारे यहाँ। और फिर वही बात जो शहजाद साहब ने की कि अशराफिया फैसला साज है, तो फिर बदलाव कैसे आएगा? क्या इसी तरीके से मामला चल पाएंगे? बदलाव देखिए, बहुत बार बात कर चुके हैं कि नई बात तो है नहीं, कि नीयत अगर साफ होगी तो बदलाव आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। 90 से और कौन सी इस मुल्क में पॉलिसी बदली है जो IMF की एक कर्जा हम लेते थे उसको अब कर्जे के बजाय हमने पैकेज कहना शुरू कर दिया, ये तब्दीली आई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नीयत जब तक ठीक होगी तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। और मैं एक आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि हम एक तरफ मुतवसत तबके के पिसने की बात करते हैं प्रोग्राम में, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जी रिटेलर्स पे टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा। देखिए, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स पहले अपने क्लियर करने चाहिए मीडिया के, तभी हम लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर सकेंगे। रिटेलर जो हैं वो भी मुतवसत तबके का ही हिस्सा हैं। बात ये है कि वो कहते हैं वो 60% है, 70% ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, मुतवसत तबका है ना, कोई वो बिलियनर तो नहीं है, चंद एक शायद। कतई कलामी की माजरत, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, लोगों को रजिस्टर होना चाहिए। नहीं सर, क्लैरिटी कर लेना, आप कह रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर, लोगों को रजिस्टर होना चाहिए। 50,000 से ऊपर कोई कुछ भी कमा रहा है, उसको अपने आप को डिक्लेयर करने की जरूरत है। ये मेरा ख्याल से आपको एक तरफ लगा दिया गया। एक तरफ नहीं सर, तनख्वाहदार तबका सारा रजिस्टर है। आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगना लग जाए, मैंने नहीं लगना भाई, आप ना लगे, लेकिन बात सिंपल है कि हर बंदे को अपने आप को सिस्टम में रजिस्टर कराना है। मैं नहीं ठोस रही, अपने ख्याल मुझ पे क्यों ठोसना चाह रही हैं? नहीं ठोस रही, नहीं मैं नहीं ठोस रही। मैं नहीं समझता कि रजिस्टर होना इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
ये मजाक है, ये हम सबको इस तरफ लगाए हुए हैं और हम लगे हुए हैं। तो आप दूसरे लफ्जों में भी कह रहे हैं कि जो रजिस्टर है वो गलत कर रहे हैं, उनको नहीं एतमाद करना चाहिए, हुकूमत पे ना रजिस्टर कराना चाहिए ना टैक्स देना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, देखिए आपसे बड़ा मैं स्पिन डॉक्टर हो सकता हूं, आप स्पिन डॉक्टरिंग ना करें मेरे साथ। मैं नहीं कर रही, डॉक्टरिंग नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा जो आप कह रही हैं, मेरा ये मतलब नहीं है जो आप कह रही हैं कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है वो गलत है। मैं ये कह रहा हूं ये इशू नहीं है, इशू टैक्स कलेक्शन है या रजिस्ट्रेशन है, दोनों। बताएं मुझे असल इशू क्या है, व्हाट इज द कोर इशू, टैक्स कलेक्शन या रजिस्ट्रेशन? बोथ बताएं ना। सार साहब कलेक्शन किस बुनियाद पर होगी? अब सार साहब कलेक्शन किस बुनियाद पर होगी? बस मैं बताता हूं, मैं 10 दफा पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आपने मुझसे जाहिर है क्या कहूं अब मैं, बात ये है कि टैक्स कलेक्शन ऊपर से शुरू करें, अल्लाह की बंदी, टैक्स कलेक्शन ऊपर से शुरू करें। आप चाहते हैं कि जो लाखों दुकानें हैं छोटी छोटी पाकिस्तान में, उसके पीछे सारे रिसोर्सेज आप लगा दें, ना जाए ना रजिस्ट्रेशन के लाखों के पीछे सिर्फ रजिस्टर करें खुद को। ठहर जाए, मुझे अल्लाह की बंदी आर्गुमेंट कंप्लीट तो कर लेने दें, एक तो कंप्लीट कर लें। मैं ये कह रहा हूं कि आप कर लें और उससे आपको मिलेगा कितना टैक्स, क्या मिलेगा? रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या हमारे मसले हल हो जाएंगे? टैक्स आना शुरू हो जाएगा। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनमें आप कैटेगरीज देख ले कौन कितना टैक्स देता है। रजिस्ट्रेशन इज नॉट द इशू, अल्लाह की बंदी। इशू ये है कि जो टैक्स चोर है असल बड़े, उनकी तरफ हम जाते हैं। मैं 10 दफा बता चुका हूं क्या जितने फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो टैक्स नेट में हैं, क्या जो 5 स्टार होटल्स में स्टे करते हैं वो टैक्स नेट में हैं, क्या जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं वो टैक्स नेट में हैं, क्या जिनके पास बड़े घर हैं वो टैक्स नेट में हैं। ये आपको जो क्लब के मेंबरान हैं, जो गोल्फ खेलते हैं, बताया ना मुझे, जो गोल्फ खेलते हैं क्या वो टैक्स नेट में हैं सारे? मैं बोलूंगी तो आप फिर बोलती हो। चले जो क्रिकेट खेलते हैं, हाँ ये देखे, ये क्रिकेट का एक स्टेडियम यहाँ बना हुआ है इस्लामाबाद क्लब में। जो इस्लामाबाद की अशराफिया है ना सारी, वो वहां जाके क्रिकेट खेलती है। वो आम मिडिल क्लास लोगों के साथ क्रिकेट खेलना भी पसंद नहीं करते। सर वजीर आजम तो शाह खर्ची कम कर सकते हैं। वजीर आजम ने 1 मई को कहा शाह खर्चियां कम करेंगे, और आज वजीर आजम हाउस के लिए उन्होंने कहा कि हमें तज़ीनो आराइश दरकार है अवाम के टैक्स। 16 करोड़ रुपया 16 करोड़ तो कुछ नहीं है, रेवड़ियां हैं, जैसे मर्जी बांटे। 16 करोड़ करके एक सीएम, फिर दूसरा सीएम, फिर पीएम, फिर तीसरा सीएम, फिर चौथा सीएम करते रहे, रेवड़ियों की तरफ बांटे, आराइशों पे, गाड़ियों पे। मसला आपका पता क्या है? मसला रिफॉर्म्स है जो इस मुल्क में कर नहीं पा रही कोई भी हुकूमत। मसला ये है कि जब गोल होने लगता है आप गोल पोस्ट चेंज कर लेती हैं। बात एक्सपेंडिचर की हो रही है या टैक्स कलेक्शन की हो रही है? एक्सपेंडिचर पे आप कर लें, अलग से प्रोग्राम कर लें, बात कर लें। टैक्स रिफॉर्म्स पे अगर आपको ये ढील चाहिए, छूट चाहिए, तो कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा जहां से आप आईएमएफ को ये साबित करें कि हम फलां जगह से खर्चे बचा सकते हैं अपने हुकूमती अखराजात में। बहुत बड़ा मामला है। चलिए आप पॉइंट मुकम्मल करें, मैं आगे बढ़ूंगी। ये तो बहुत हमारी 1-to-1 बहस शुरू हो जाएगी। नहीं आप कर लें, नहीं ऐसा करें, मैं एंकरिंग कर लेता हूं, आप एनालिसिस कर लें। मैं एंकरिंग कर लेता हूं, आप एनालिसिस कर लें, आप कर लें। चलें ज़ैगम साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। 4.8 ट्रिलियन के हुकूमती अखराजात हैं, पब्लिक सेक्टर का बोझ है, भारी मराहत हैं, तनख्वाहें, करप्शन की मद में ज़ाया होने वाले अरबों हैं, जो हर सेक्टर में अरबों हैं, कोई एक सेक्टर ऐसा नहीं है। ये लूप होल्स ख़त्म करने की बजाय आम शहरी पे बोझ डाला जा रहा है। आपके ख्याल में यही तरीका है, यही वे आउट है? ये लूप होल्स तो नहीं है। वो जो चोर है ना, वो जो दीवार में, आपको पता है एक जगह बनाता है, उसे पंजाबी में कहते हैं संध। ये दीवार में से सुराख बना के वो घर में घुसता है और चोरी करके आता है। ये जानबूझकर बनाए गए हैं। ये वो चोरी की वो सुराख है जिससे अशराफिया पूरे पाकिस्तान का माल बाहर लेकर जाती है। तो अशराफिया क्यों इसको सीमेंट से बंद करेगी? कभी बंद नहीं करेगी। और जब दड़बे में ब्रायलर मुर्गियां मौजूद हैं तो वो जाकर जंगल में मुर्गाबी का शिकार करने की क्या ज़रूरत है? जब भी कोई मुश्किल आएगी तो इन्हीं ब्रायलर मुर्गियों को ही ज़िबा किया जाएगा। IMF आपको ये कहता है कि आप बजट का खिसारा कम करें। गुज़श्ता 9 महीने में 4000 अरब का खिसारा है, और उसको पूरा इस तरह किया जा रहा है कि स्टेट बैंक नोट छापता है, वो नोट छाप के बैंकों को देता है, प्राइवेट बैंकों को, प्राइवेट बैंक से हुकूमत उधार लेती है, और इससे वो इन्फ्लेशन का तूफान आता है, वो महंगाई का तूफान आता है, जिसको सबसे बड़ा टैक्स कहते हैं इकोनॉमिस्ट कि सबसे बड़ा टैक्स खुद महंगाई होती है, जिसको गरीब तरीन आदमी सफ़र कर रहा है।
जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है पाकिस्तान का, वो 5 साल में 14% से कम होकर 9% हो गया है। इंडिया में 17% पे पहुंच गया। ये कह रहे थे इतना बढ़ाएंगे, मजीद कम हो गया। तनख्वाहदार 264 अरब रुपया दे रहे हैं। जो लाडले दुकानदार हैं, जिनकी हिमायत में इतने बड़ी तकरीर जो है अभी हमने सुनी, वो देते 11 अरब रुपया। क्या उन पर टैक्स नहीं बनता? कि हर दुकानदार गरीब हैं? आप ज़रा निकलिए, आपके साथ लिबर्टी की मार्केट है, पूछिए एक दुकान कितने की है। आपको 30 करोड़ में भी कोई लिबर्टी की आपको दुकान दे दे तो बड़ी बात होगी। किराया पूछिए, 5-5 लाख रुपए किराया। सेल पूछिए, एक दिन की 10-10 लाख की सेल है। लिबर्टी नजर आती है। कौन कहता है? मुझे बताइए कौन कहता है कि आप छाबड़ी वाले को पूछें? आप छोटी छोटी तो आप कह रहे हैं ना 70% दुकानें। जब हम लिबर्टी पे लगा दें, लिबर्टी में कितनी दुकानें हैं? इसमें 200 दुकानें होंगी लिबर्टी में, 200 दुकानें होंगी लिबर्टी में। उसके लिए आप क्या पूरे पाकिस्तान में छोटे ताजरों को इन हालात में छोटे ताजरों के पीछे रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं? अब आप मेरी बात भी सुन लीजिए। लिबर्टी पे कितने रजिस्ट्रेशन करवाइए, करें ना सर्वे। हमने एक लिबर्टी जैसी बहुत सी मार्केट है, हर शहर में एक लिबर्टी जैसी मार्केट है ना जी। आप आके आगे दुकानदारों, छोटे दुकानदारों के पीछे पड़ जाते हैं। बात पॉइंट तो सुन लेना, फिर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। अफसार साहब जिम्मेदारी तो देनी है ना, लिबर्टी के पीछे आप करने नहीं देती रिस्पॉन्ड, आप रिस्पॉन्ड करने नहीं देती। तो बात सुने ना आप एक और दफा तकरीर करवा ले। मेरा तकरीर क्या मतलब? आप आके छोटे दुकानदारों के पीछे पड़ जाते हो। दुकानदारों की बात नहीं अफसार साहब, ये हुकूमती पॉलिसी थी रिटेलर्स को रजिस्टर करना। ये मेरी और आपकी बनाई तो पॉलिसी नहीं है, हुकूमत ने बनाई थी। नहीं, ये कोई तरीका है कि मैं एक बात कर रहा हूँ, कह रहे तकरीर कर रहे हैं, ये क्या बात है? मुकम्मल करने क्या बात है? मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझे सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू है। तकरीर कर रहा हूं, मैं तकरीर नहीं कर रहा। कमाल है। तो तकरीर ना कहे, आप कहें कि जी मेरा ये देखिए मैंने तकरीर की है और आप एनालिसिस दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया जी। नहीं, मैं भी तकरीर कर रहा हूं। देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को आप 5 में तकसीम करें तो 20% इकोनॉमी ट्रेडर्स के पास है। परसेंटेज मुझे इजाजत देंगे अब साहब? जी ज़ैगम साहब मुकम्मल कीजिए। जी मैं कौन होता हूँ? आयशा से देखिए 20% इकोनॉमी बहुत बड़ी बात होती है। हम उस सेक्टर की बात करते हैं जिसमें होलसेल भी शामिल है, जिसमें आड़ती भी शामिल है, जिसमें बड़ा ट्रेडर भी शामिल है। छोटे ट्रेडर को आप छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा सेक्टर है। 20% ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी है। और सिर्फ इस वजह से टैक्स नहीं किया जाता कि ये कुछ पार्टियों का चहीता है, उनको फंड करता है, उनके पीछे जाता है, इसलिए इनको हर दफा प्रोटेक्ट किया जाता है। 50 लोग भी नहीं थे पाकिस्तान में, आप अंदाजा लगे 50 लोग रजिस्टर कर रहे हैं। ये इसी तरीके से है कि जब आप जाते हैं स्मगलरों के पीछे तो वो कहते हैं तो गरीब लोग हैं जी, बॉर्डर इकोनॉमी है, ये तो जाते हैं 500-500 रुपए का माल लेकर आते हैं और 600 से 900 अरब रुपए का जो टैक्स है वो सिर्फ बॉर्डर पे इवेड होता है। ठीक है, वो लेने को तैयार नहीं है। इसी तरह ट्रेडर्स का मामला है कि छोटे ट्रेडर के पीछे ये बड़ी बड़ी मछलियां छुप जाती हैं। किसकी है बड़ी कारें, किसके है बड़े घर? जरा देखिए तो सही, बड़े स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? सबसे ज्यादा ट्रेडर्स है क्या ट्रेड के अलावा? आप देखिए, नहीं मुझे आप बात करने दीजिए। देखिए सनतकार जो है वो अपने हिस्से से 5 गुना ज्यादा टैक्स देता है। जो तनख्वाहदार है अपने हिस्से से कई ज्यादा गुना देता है। तो ट्रेडर क्यों ना दे? आप जारी रहे, तंबाकू वाला 300 अरब रुपए का टैक्स जो है वो लेकर बैठा है, वो देने को तैयार नहीं है। ठीक है, फिर दोबारा आप तनख्वाहदारों के पास जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में दिस इज अनफेयर। हर सेक्टर को अपने हिस्से के मुताबिक टैक्स देना चाहिए। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, आज बिजली भी 2 रुपए 83 पैसे बढ़ाई गई है, वहां भी अरबों आवाम की जेब से निकालने। ये फरमाइएगा कि आवाम को अब अपने माशी हुकूक के लिए भी कोई तहरीक चलानी पड़ेगी? मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि अशराफिया को मलिया मेट करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को एक दिन उठ खड़े होना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारें वो, उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे। ये तो होना है अब एक दिन। मामलात को वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है जहाँ पे ये होगा। और ये जो डिबेट है टैक्स की, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ ज़ैगम साहब से। अगर मैं 264 अरब रुपया देने वालों में से हूँ तो 11 अरब रुपया जो दे रहे हैं उनके पास क्या नहीं है जो मेरे 264 अरब रुपये वाले के पास है?
चले हम इस डिबेट को ऐसे कर लेते हैं, नाम नहीं लेते हम किसी का भी। पाकिस्तान में क्या बुनियाद क्या एक आदमी की सालाना इनकम कितनी हो तो उसको टैक्स लगता है? जैगम साहब आप मेरी मदद करेंगे इसमें? 3,50,000 जी 6 लाख रुपया। मेरा मुतालबा है कि 6 लाख रुपया सालाना कमाने वाले तमाम अफराद पर इनकम टैक्स का इतलाक होना चाहिए। जिन पे नहीं है उनको टैक्स नेट में लाया जाए, और अगर रियासत उनको टैक्स नेट में नहीं लाती तो रियासत फिर इस रास्ते को छोड़ दे। फिर इस मुल्क में जो दंगा फसाद होता है ये हो सकता है, फिर उसको होने दे। ये क्या बात हुई कि मैं तो 6 लाख रुपया अगर सालाना लेता हूं तो मैं टैक्स दूं, और दूसरा जो 6 लाख रुपया कमाता है सालाना वो टैक्स ना दे? ये तफरीक नहीं चल सकती, दिन में नहीं चल सकती। ये मैं 264,000 रुपया देता हूं, और मेरी तादाद कितनी है, इसका नंबर ऑफ जो टैक्स पेयर हैं वो भी लिखा होगा ना कागजों में। अगर मेरी डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है तो जिनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही और रेजिस्टेंस की जा रही है उनकी डॉक्यूमेंटेशन क्यों ना हो? इफ्तिखार साहब, तो क्या फिर अवाम एतमाद करेगी निजाम पर कि जो रजिस्टर हो जाए उसकी जेब में हुकूमत सारे हाथ डाल दे? मैं ये कह रहा हूं आयशा के जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हो रहे मैं उनकी रजिस्ट्रेशन का मुतालबा कर रहा हूं, और मैंने इसीलिए 6 लाख रुपए का जो फिगर है इनसे पूछा ताकि मैं कोई बहुत बड़ी फजूल गुफ्तगू ना कर जाऊं। मैं कहता हूं जो 6 लाख रुपया कमाता है, जिसकी आमदन है, मैं अखराजात वगैरह निकाल के 6 लाख रुपया वो लेके जाता है घर किसी भी जगह से, 6 लाख रुपया सालाना, वो टैक्स दे, जितना टैक्स बनता है वो टैक्स नेट में तो आए। वो नेट में आने को तैयार नहीं है। आप मुझे बता रही हो पता नहीं कितने लोग नेट में आए हैं। सर सिखाया ये गया ना, टैक्स चोरी, गैर जिम्मेदार रवैये और निजाम को बाईपास करना सिखाया गया है। कैसे निकलेंगे हम क्यों नहीं सीख सके? तुम क्यों नहीं सीख सकी? ये मेरे सामने बैठा हुआ कैमरामैन क्यों नहीं सीख सका? भाई ये सवाल का भी जवाब चाहिए हमें। जब हम ये सवाल उठाते हैं तो किसी के खिलाफ नहीं उठा रहे, हम एक बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। अगर ये कैमरामैन पैसे देता है, अगर 6 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है साल के, आप देते हो मैं देता हूं, तो वो क्यों ना दे? ये है सिंपल सी बात। वैलिड पॉइंट। अगर मुझे आप टैक्स नेट में लेके आए हो तो फिर उनको भी लेके आओ, और अगर उनको नहीं ला सकते तो अगर कोई टैक्स नहीं नाफज कर सकते तो फिर आपको रियासत में चलाने का हक जो आपने लिया हुआ है आप उससे महरूम हो जाएंगे, और आपको महरूम हो जाना चाहिए। ठीक है जी, ब्रेक पे जाना। और गुफ्तगू ये कहती है जिम्मेदार शहरी हुकूमत की तरफ सफर शुरू होगा या जिम्मेदारी हुकूमत से शहरी तक आएगी? इस पर हमारी भी डिबेट इस प्रोग्राम में जारी रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आखिर पैक का मसला हल हो ही गया। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गुज़िश्ता 6 माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भरपूर किरदार अदा करने वाले शेर अफजल मरवत ने आज बीच चौराहे हांडी फोड़ दी और अपनी ही पार्टी के कई सीनियर रहनुमाओं पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए। शेर अफजल ने कहा कि मेरे अपने लोग टांगें खींच रहे हैं, पीटीआई मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी, आज लीडर बनने वाले बिलों में घुसे हुए थे, सब लीडर्स को उनके हलकों में लेकर गया। शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी, मैं बतौर एहतजाज उनके साथ काम करने से इनकार करता हूँ। मैं जिस एजेंडे के लिए निकला था वो एजेंडा आज खत्म हो गया, हर मामले पर बानी पीटीआई को गुमराह किया गया। शेर अफजल ने बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि सऊदी सफीर के कहने पर मेरा नाम पैक की चेयरमैनशिप से निकाला गया। शेर अफजल शुरू दिन से ही एक मुतनाज़े सियासतदान तस्वुर किए जा रहे थे, जिनको टिकटॉक और सोशल मीडिया का लीडर कहा जाता था। अब पीटीआई की जानिब से शेख वकास अकरम का नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए फाइनल कर लिया गया है। इससे पहले उमर अयूब, हामिद रजा, अली मोहम्मद खान जैसे लोगों के नाम इस ओहदे के लिए सामने आते रहे। ज़राए के मुताबिक अब हैरान कुन तौर पर अचानक शेख वकास अकरम का नाम फाइनल हो गया है। इस बड़ी पेशरफ से दो अहम सवाल जन्म ले रहे हैं। एक ये कि ऐसा क्या हुआ कि बानी पीटीआई की जानिब से दिए गए शेर अफजल के नाम से पीटीआई को पीछे हटना पड़ा, और चंद दिन पहले तक इमरान खान के मंजूर नज़र शेर अफजल मरवत को अब मुलाकात के काबिल भी नहीं समझा जा रहा। जबकि सवाल तो ये भी है कि पैक के लिए शेख वकास अकरम जैसे सियासतदान जो न सिर्फ पीटीआई से पहले कई सियासी जमातों में रहे बल्कि कई हलकों के मंजूर नज़र भी रहे, उनका नाम देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस सियासी समत पर चलना चाह रही है। इसी पर पैनल के लिए सवाल इस तरह से, मरवत आउट शेख वकास अकरम इन पीटीआई में कई नाम सामने आते रहे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम को ही क्यों चुना गया? ज़ैगम साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि इतने बड़े अजीम इंसान के साथ इतनी ज्यादती,
मरवा साहब खुद फरमाते हैं कि पीटीआई मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी और मैंने उसे जिंदा किया। यानी एक घोड़ों का मसीहा जो मुर्दा घोड़ों को जिंदा कर देता है, और घोड़ों के मसीहा को जो है वो पार्टी ने उसकी कदर नहीं की। जो स्टूडियो में, टीवी के स्टूडियो में रेसलिंग मैच कर सकता है, सैकड़ों टिकटॉक के जो अकाउंट हैं उसके दम से चलते हैं, जब वो आता है तो टीवी शोज़ की रेटिंग ऊपर चली जाती है। तो उसकी उकाब नज़री देखें, उसको सऊदिया की साजिश नज़र आ जाती है, और अब साजिश नंबर 2 भी नज़र आ गई जिसके ख़िलाफ़ इस्लामी दुनिया का सबसे अहम मुल्क साजिशें कर रहा है। उसको अमरीकी फ़ौजी अड्डे नज़र आ गए जो किसी को भी नज़र नहीं आए। तो एक तो ये ज़्यादती है, मैं एहतजाज में शामिल हूँ। अब अगली बात, शेख वकास अकरम। शेख वकास अकरम जो हैं वो एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, सबके साथ काम करने का तजर्बा है माशाल्लाह। वो PMLQ में भी रहे हैं, PP में भी रहे हैं, PMLN में भी रहे हैं, PTI में भी रहे हैं। तो एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप के साथ रख सकते हैं, चल सकते हैं सबके साथ। एनर्जेटिक आदमी है, क्रिटिकल आदमी है, चीज़ों को क्रिटिकली देख सकते हैं, और मेरा ख्याल में इस ओहदे पर रहते हुए वो अच्छी नज़र रख सकते हैं डिपार्टमेंट पर। अवेलेबल लॉट में, और ख़ास तौर पे अगर मरवत साहब से कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल में वो एक बहुत अच्छी चॉइस हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान खुद ये नशिस्त संभालते तो कहीं ज़्यादा अच्छा होता। दुरुस्त, ठीक। इफ्तिखार साहब, ये जो नया नाम सामने आया और साथ ही जो शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि मेरे अपने लोगों ने टांगें खींची हैं, उमर अयूब, शिबली, फराज का वो साथ नाम ले रहे हैं, क्या सियासी लीडरशिप में PTI की वाज़ेह दरार दिख रही है? कल हसन निसार साहब ने कुछ कहा है पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात के बारे में, वो बेहतर जानते हैं। मेरी इतनी दिलचस्पी नहीं है इन अमूर में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ठीक है, अगर अच्छा आदमी होगा तो महकमों पर नज़र रखेगा, उनकी जो कारकर्दगी है, जो पैसा वो खर्चते हैं उनको ऑडिट करेगा। वो जो ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की होती है उसमें से पैराग्राफ ढूंढेगा, और अगर जो लोग ज़िम्मेदार हैं तो उन्हें एक्सपोज करेगा। ये अगर वो मेहनत करे और उसकी कमिटमेंट हो तो ये इसका एक फ़ायदा हो सकता है। बाकी हर पार्टी का अपना इशू है, वो किसको लाते हैं किसको नहीं लाते हैं। और जहाँ तक कि ये क्या नाम है, शेख वकास अकरम, शेख वकास अकरम के बारे में तो बड़ी पॉजिटिव बात मेरे दोस्त जैगम ने कह दी है। बाकी सियासी पार्टियों का अंदरूनी मसला, मेरे से इसका कोई रेलिवेंस, जितनी मेरे से कोई रेलिवेंस हो सकती है आवाम की वो मैंने अर्ज़ कर दी, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्या करेगा, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करे। और भाई मेरे लिए कोई भी अब कुछ करने को तैयार नहीं है, ना सेनेट में, ना कौमी असम्बली में, ना सूबाई असम्बली में। ये मेरा लौड़ा है, ये मेरा शोर है, ये मेरी आहो पुकार है। काश वो समझ सकें कि मैं ऐसी बातें क्यों करता हूँ, मैं इनसे क्या चाहता हूँ। मैं इनसे कोई बंगले, कार, मराहत नहीं चाहता। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते मुझे गवर्नेंस दे दो, सूबे में दे दो, वफाक में दे दो। गवर्नेंस चाहिए मुझे, मोहल्ले में, गली में, शहर में, बाजार में। वो मुझे जब जमातों में गवर्नेंस नहीं होगी तो आगे से कहाँ से हुकूमतों में आ जाती हैं फिर ऐसी जमातें। जब हम ये बात करते हैं कि नुमाइंदे ये हैं, एक छोटी सी अपनी जमात नहीं मैनेज कर पाते, तो फिर कहाँ से मुल्क को गवर्नेंस? जमात उसने बड़ी मैनेज की है। आज आपने उसका बयान नहीं सुना जो उसने जेल से जारी किया है, तो जमात तो उसने बड़ी अच्छी तरह मैनेज की। उसने बहुत कुछ बड़ा अच्छा तरीके से मैनेज किया हुआ है, कंट्रोल कर रखा है। तभी एक महीने में 5 नाम दिए। वक्त साबित करेगा उसने क्या क्या मैनेज किया हुआ है। उसकी मैनेजमेंट को छोड़ें, हम इस सवाल की हद तक अपने आप को महदूद रखें। मुझे तो इनसे कोई ऐसी, मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मेरे लिए क्या कर सकती है? ये कर सकती है जो मैंने अर्ज़ किया, वो भी पता नहीं मैंने पूरा सही अर्ज़ किया नहीं किया। ठीक हो गया। कि वो पैसे जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो खर्च किए जाते हैं, जिसके ऊपर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट होती है, उसमें से वो देखेगा। और फिर मैं सवाल, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूं, क्या आज तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो फैसले हैं क्या वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन तक ही महदूद रहे माजी में, या कभी उन पे कोई अमल हो के किसी से पैसे निकलवाए हों? बड़ा बहुत ही जबरदस्त सवाल है, उम्मीद है कभी ना कभी जवाब मिलेगा। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। शहजाद साहब, हमने इलेक्शन से पहले देखा कि PTI को वकला लीड कर रहे थे बड़ी तादाद में, और फिर असेंबली में भी दिखाई दी हमें। ये सियासी लीडरशिप में इख्तलाफात जो नजर आ रहे हैं, इमरान खान की पार्टी पर गिरफ्त मजबूत है, कमजोर हो रही है? इमरान खान से ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो मेरे ख्याल में हमें अपनी अमूमी सियासत के ऊपर, और ये जो आज आपने सवाल रखा है इसके अंदर उसकी एक झलक नज़र आती है। यानी हमारी ज़िंदगी का हर शोबा एक पॉपुलिज्म की तरफ पॉपुलिस्ट हो चुका हुआ है। इंस्टेंट रिकग्निशन, इंस्टेंट शोहरत, यानी मेरी शोहरत कितनी जल्दी और कितनी दूर तक जाती है, ये है सारा का सारा।
जो सब्सटेंस है वो कम हो गया है, और जो चीज़ पजीराई जिसमें मिलती है, जिसके अंदर आपको बड़ा, आपका नाम बड़ा होता है, उसकी ज़्यादा अहमियत हो चुकी है हमारी ज़िंदगी के अंदर। और यही सबसे बड़ी बीमारी है। पहले जो इंस्टेंट शोहरत वाला जो मामला है या जो पॉपुलिज्म है, उसका इस्तारा शेर अफजल मरवत बनता है। उस तरीके से ठीक है, वैसे लोग भी होने चाहिए, शायद बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हम कहते हैं इनकी वो क्या कहते हैं, मास अट्रैक्शन, ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ये लोग जो होते हैं, मास अपील बहुत ज्यादा है इन लोगों की, ठीक है, होगी, लेकिन कहीं जैसे कहते हैं नारों और बड़कों से आगे जहां और भी हैं, कुछ लोगों को अकल वाले भी चाहिए जो बैठ के काम कर सकें। अब सवाल आपका ये पैदा हो सकता है कि क्या वकास अकरम अकल वाले, उस तरह के अकल वाले हैं या नहीं है। मैं, हालांकि मेरी अलग सलाक है उनसे, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन बुनियादी तौर पर मेरी अपनी सोच है, इसके बारे में गलत भी हो सकती है, कि जिंदगी के किसी भी शोबे के अंदर, चाहे जिम्मेदारी है, कारोबार है, आड़त है, आपकी साइंसेस हैं, टेक्नोलॉजी, किसी भी शोबे के अंदर आपकी वहां तक पहुंच होनी चाहिए जहां पर कि आपने उसके अंदर जिसे कहते हैं रिगर, गहराई तक का सफर किया हो, आप A to Z हर चीज को जानते हो। जब आप रिगर जानते हैं, जब आप तफसील के अंदर जाना जानते हैं, जब आप उसके बिल्कुल पीक पे जाते हैं किसी भी शोबे के, किसी काम के, तो आपको आदत होती है किसी चीज की तफसील में जाने की। ऐसे लोग चाहिए जो कि फिर हर शोबे में जाके उस तरह का काम करते हैं। एक एटीट्यूड चाहिए होता है उस किस्म का काम करने के लिए। तो PSC हुकूमत का एहतसाब करने वाली एक इदारा है, हाँ। बड़ा अहम है, बहुत अहमियत का हामिल है। शेख वकास अकरम जर्नलिस्ट के तौर पे, जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, ना जनरल ना जर्नल, जर्नलिस्ट के तौर पे तो बहुत अच्छे काबिल आदमी है, बड़ी अच्छी तकरीरें करते हैं, लेकिन इस रोल में कैसे रहेंगे ये देखना होगा। दुरुस्त हो गया। अब साहब जो शहजाद साहब ने जहां से आगाज किया, अगर उसी पे सवाल रखूं, जो मरवत साहब के बयानात और मुतनाज़े ट्वीट सामने रही, उनके पीछे हटने से एक स्टेप क्या और लोग लीड करें या दिखाई दे रहे होंगे ज्यादा, PTI में पॉलिटिकल मैच्योरिटी यानी कि तब्दीली दिखाई देगी या नजर आएगी? मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ अपनी धड़ेबंदी है PTI के अंदर, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। और एक धड़ा, बहुत सारे धड़े हैं, उनमें से एक धड़े का बंदा पीछे हो गया, दूसरा आगे आ गया, इतनी सी बात है। और मैक्सिमम इसमें ये हो सकता है कि बाकी सारे ओहदे जो हैं वो KP के लोगों के पास है, पंजाब के पास कोई ओहदा नहीं था, शायद उसमें दिया हो। शेख वकास अकरम को इसलिए लेके आए होंगे आगे। मुझे तो इसके अलावा कोई और वजह नहीं नज़र आ रही। ना मैं समझता हूँ कि शेख वकास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है, मेरी भी उनसे लैक है, लेकिन जो PTI के जेन्युइन लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनमें से तो कोई नहीं आगे आया। न शेर अफजल मरवत उनका पुराना है, ना उमर अयूब पुराना है, ना ये जो अभी शेख वकास है ये पुराने हैं। ये सब तो हर घाट का पानी पी के यहाँ पहुँचे हैं, उनको आगे किया जा रहा है। तो PTI ने इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दिया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब करवाने की जो कोशिश की गई थी, इमरान खान के कहने पे शेर अफजल ने जो बयान दिया था और उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी नामजद किया था, उसके इफ्जाने में वो वापस ले लिया। उन्होंने डिस्प्लेजर शो किया, इस्टेब्लिशमेंट ने, इमरान खान ने नाम वापस ले लिया और इनको आगे कर दिया जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होंगे परवेज़ मुशर्रफ के दौर से लेके आज तक। इतना ही फ़र्क है बस। तो जो आप जब धड़ेबंदी कह रहे हैं तो इसका मतलब है बानी PTI खुद से कॉलिंग द शॉट्स हैं, उनकी गिरफ्त मजबूत है, 2 3 4 लोगों के नाम आए और फिर फाइनल वही हुआ जो वो चाह रहे थे। अभी तक फाइनल वही हो रहा है जो वो चाहते हैं। अब पहला नाम भी उन्होंने दिया, ये भी नाम उन्होंने दिया। शेर अफजल मरवत का नाम भी सर 2 बार आया ना, आया फिर पीछे हटा फिर आ गया। हाँ जाहिर है, ये तो मैंने बताया ना कि उनको जो जाके जो बताता है वो किसकी बात पे किस दिन यकीन करना होता है। ये तो ये सारी जंतरी तो उन्हीं के पास है ना, कि आज मैंने बुध को फलाने की बात पे यकीन करना है, पीर को फलाने की बात पे यकीन करना है, मंगल को फलाने की बात पे यकीन करना है। तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के सारे बंदे आगे कर दिए हैं हर ओहदे पे कि जाएं मौज करें बात, उनसे मामला तय करें। तो ये एक कहीं से गलती कर गया, ये भी उन्हीं का बंदा है शेर अफजल मरवत भी, लेकिन गलती कर गया सऊदी अरब के मामले पे तो उसका नाम वापस ले लिया, बस इतनी सी बात है। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, 20 सेकंड है। नहीं, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये शेख वकास अकरम की जो अपनी पोजीशन है वो तो सियासी तौर पर तो काफ़ी मुस्तहकम है, और ये मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ और सिर्फ कोई पंजाब का और उसका, मेरा ख्याल है एक्सेप्टेबिलिटी का भी मामला है ना। अच्छा, ये एक पॉजिटिविटी भी आपको नजर आती है PTI की तरफ से कि PTI मिल के चलना चाहती है, ऐसे मामला को देखना चाहती है गवर्नमेंट के चलाने में, मुल्क के चलाने में, जो कि एक पॉजिटिविटी लेके सामने आए। जिस तरीके से हम कह रहे थे कि अगर अली अमीन गंडापुर की बजाय मिसाल के तौर पे किसी और को अगर वजीर आला किया जाता तो उसका एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आता। मेरा ख्याल है कि ये भी बड़ा अच्छा फैसला है और ये भी पॉजिटिव मैसेज लेके जाएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।